आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। इस चैप्टर के अंदर हम जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। मैकाले का विवरण पत्र। 10 जून सन 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत आया। जो लॉर्ड मैकाले थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानून सदस्य के उस पोस्ट पे भारत आए थे 10 जून 1834 को। उस समय तक पाश्चात्य विवाद उग्रतम रूप धारण कर चुका था। बेंटिंग का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान इस विवाद को समाप्त कर सकता है। इस विचार से उसने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया। जब उन्हें लगा कि ये पर्सन एक ऐसा है जो इस चीज़ को इन सब चीज़ों को संभाल सकता है, इन विवादों को समाप्त कर सकता है बेटिंग के अनुसार मैकाले को, तो इसलिए उन्होंने लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया उन्हें। फिर उसने मैकाले से सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में अंकित 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की विधि तथा अन्य विवादग्रस्त विषयों के संबंध में कानूनी सलाह देने का अनुरोध किया और उनसे कई तरह की कानूनी सलाह भी ली गई। साथ ही उसने समिति के मंत्री को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दलों के वक्तव्यों को मैकाले के समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया। मैकाले ने सर्वप्रथम आज्ञा पत्र की उक्त धारा और दोनों दलों के वक्तव्यों को सूक्ष्म अध्ययन किया। दोनों जो दल थे पाश्चात्यवादी और पाश्चात्यवादी। फिर उसने तर्कपूर्ण और बलवती भाषा में अपनी सलाह को अपने प्रसिद्ध विवरण पत्र में लेखबद्ध करके 2 फरवरी सन 1835 को बेटिंग के पास भेज दिया। मैकाले के विवरण पत्र के 2 प्रमुख अंशों का विवरण निम्न प्रकार से हैं। जब सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया तो उन्होंने एक पत्र लिखा जो कि 2 फरवरी 1835 में बेटिंग के पास भेज दिया गया। उसके अंदर कुछ पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1, 43वीं धारा की व्याख्या। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में निम्नलिखित व्याख्या की। पहला, साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनके हिसाब से सिर्फ साहित्य में अरबी और संस्कृत ही इनफ नहीं थी, काफ़ी नहीं थी, उसके अलावा अंग्रेजी साहित्य को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए उनके हिसाब से लगा। तो उन्होंने अपने ये सब बातें उन्होंने कही। फिर 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार से व्यय कर सकती है। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है कि वो इतनी ही करे, कैसे भी करे, इस बात से उसने कोई वो नहीं था। तीसरा, भारतीय विद्वान मुसलमान, मौलवी एवं संस्कृत के पंडितों के अलावा अंग्रेजी भाषा साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। भारतीय विद्वान जरूरी नहीं कि मुसलमान है तो वो मौलवी और संस्कृत है तो वो पंडित ही हो, बल्कि वो अंग्रेजी भाषा के भी विद्वान हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा पॉइंट, अंग्रेजी के पक्ष में तर्क। आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा एवं साहित्य का खंडन और अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया। कुल मिलाकर यह था कि वो अंग्रेजी की भाषा के पक्ष में और अंग्रेजी भाषा के विद्वानों के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि अब अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में भारत में हो। सबसे पहले मैकाले ने भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए पूर्णतः निरर्थक बताते हुए लिखा, भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञानकोश का अभाव है और वह इतनी अविकसित और गंवारू है कि जब तक उन्होंने बाह्य भंडार से संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक की सरलता से अनुवाद ना हो सकेगा। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात मैकाले ने अरबी, फारसी तथा संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए लिखा। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी भाषा भारत के लिए अब महत्वपूर्ण है, वो कई चीज़ों में योगदान कर सकती है अपना, और कहीं ना कहीं वो एक अच्छे भारतीयों के रूप में उन्हें अच्छे भारतीय होने में सहयोग कर सकती है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का भारत
और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्व नहीं है। इस प्रकार अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकलकर मैकाले ने अंग्रेजी को इनकी अपेक्षा अधिक समृद्ध बताया और इनके अध्ययन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। उन्हें लगता था कि अरबी, फारसी और संस्कृत के अलावा अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं बहुत ही समृद्ध भाषा है और उसका अध्ययन हमें करना चाहिए। पहला, अंग्रेजी इस देश के शासकों की भाषा है, भारत के उच्च वर्ग द्वारा बोली जाती है और पूर्वी समुद्र में व्यापार की भाषा बन सकती है। उनके हिसाब से अंग्रेजी जो थी वो शासकों की भाषा थी, वो सिर्फ उच्च लोगों द्वारा बोली जाती है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी बोली जाए। अरबी और संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी अधिक उपयोगी और वह नवीन ज्ञान की कुंजी है। तो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो थी वो अरबी और संस्कृत के मुकाबले बहुत उपयोगी थी। मैकाले की शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत। अब सिद्धांत का अर्थ है, अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन अर्थात छनने की प्रक्रिया। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वे भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम ध्यान व्यय करना चाहती थी। बाहर की कंपनियां थी तो वो भारतीय शिक्षा पे इतना अच्छा व्यय करने के लिए नहीं तैयार थी। अतः उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा का नियोजन केवल उच्च वर्गों के लिए किया जाए, क्योंकि शिक्षा इन वर्गों के व्यक्तियों से छन छन कर स्वयं ही निम्न वर्ग के व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। उनके हिसाब से ये था कि जब शिक्षा हम उच्च वर्ग के लोगों को देंगे और उच्च वर्ग के लोगों के अंडर में निम्न वर्ग के लोग आते हैं, तो जरूर ही कहीं ना कहीं उच्च लोगों से निम्न वर्ग के लोगों तक अंग्रेजी की शिक्षा पहुंच जाएगी, जो उनकी मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, निस्यंदन थ्योरी थी। इस सिद्धांत के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए अर्थर मैह्यू ने कहा, शिक्षा के ऊपर से प्रवेश करके जासानंतर पहुंचनी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकना था। सिद्धांत के समर्थक निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों में थे ईसाई मिशनरी, बॉम्बे के गवर्नर की काउंसिल का सदस्य, फ्रांसिस वार्डन कंपनी के संचालक और मैकाले। ये 3-4 लोग थे जो इस सिद्धांत के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि ऐसा ही हो, मतलब बहुत ऊंचे वर्ग के लोगों तक पहले भाषा अंग्रेजी पहुंचनी चाहिए, उनसे छन छन के निम्न वर्गों तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो ईसाई मिशनरी का आग्रह था कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अवलंबी बना लिया जाए तो निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म से दीक्षित हो जाएंगे। जो ईसाई मिशनरी थे, बॉम्बे के गवर्नर काउंसिल के सदस्य हैं, उनके हिसाब से ये था कि यदि भारत के उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी, अगर हमारे ही हिंदुओं को, उच्च वर्ग के हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा दे करके ईसाई धर्म का अवलंबी बना दिया जाए तो निम्न वर्ग के लोग उनसे उदाहरण लेकर के अपने आप ही दीक्षित हो जाएंगे। और फ्रांसीसी वार्डन जो थे, उन्होंने 23 दिसंबर सन 1823 के अपने विवरण पत्र के यह विचार व्यक्त किया, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने के बजाय थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद है। उनसे ये था कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ज्ञान ना दे करके और थोड़े से लोगों को ज़्यादा ज्ञान देना बहुत ही ज़्यादा अधिक उपयोगी और उत्तम रहेगा। कंपनी के संचालकों ने 29 सितंबर सन 1830 के अपने आदेश पत्र में मद्रास के गवर्नर को यह परामर्श दिया, शिक्षा की प्रगति उस समय हो जाती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा दी जाए जिनके पास अवकाश और जिनका अपने देश के निवासियों पर प्रभाव है। यदि हम कुछ ऐसे लोगों को शिक्षा दे दें जिनका निम्न वर्ग के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोग उनका उदाहरण ले सकते हैं, अगर हम उन्हें ही इतना सक्षम बना दें अंग्रेजी में, तो बहुत सारे निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो अपने आप ही उन पे प्रभाव पड़ेगा और उन सब चीज़ों को अंग्रेजी के लिए प्रेरित होंगे। मैकाले ने अपने सन 1835 के विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा, हमें इस समय एक तक ऐसे वर्ग का निर्माण करने का पूरा प्रयास करना चाहिए जो हमारे उन लोगों के बीच में दुभाषी का काम करें जिन पर हम शासन करते हैं। ऑकलैंड द्वारा सिद्धांत की स्वीकृति।
भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया। उस नीति को स्वीकार भी कर लिया गया, फिल्ट्रेशन थ्योरी को। और 24 नवंबर सन 1839 के अपने विवरण पत्र द्वारा घोषणा अध्ययन की कि सरकार के प्रयास समाज के उन उच्च वर्गों में शिक्षा का प्रसार करने तक सीमित रहना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश और जिनकी संस्कृति छन छन जनसाधारण तक पहुंच जाएगी। जो उच्च वर्ग के लोग थे उनसे अगर हम बहुत सारी उनकी उच्च शिक्षा का प्रसार करेंगे तो जरूर ही कहीं ना कहीं छन छन कर जनसाधारण लोगों तक पहुंच जाएगी। अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीयों, पर्चियों और नैतिकता और विद्वता से में अंग्रेज होगा। पांचवा पॉइंट ये था कि भारतवासी अरबी और संस्कृत की शिक्षा अपेक्षा अंग्रेजी की शिक्षा के लिए अधिक उत्कंठित हैं। भारतवासी जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए बहुत ही बहुत ही उन लोगों को ये लग रहा था कि अंग्रेजी हमें सीखनी चाहिए, हमें कंठस्थ से या उत्कंठित है। जिस प्रकार लैटिन एवं यूनानी भाषाओं से इंग्लैंड में और पश्चिम यूरोप की भाषाओं से रूस में उत्थान हुआ, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में होगा। भारतवासियों को अंग्रेजी का अच्छा विद्वान बनाया जा सकता है और हमारे प्रयास इसी दिशा में होने चाहिए। उपयुक्त तर्कों के आधार पर मैकाले ने यह मत व्यक्त किया कि प्राच्य शिक्षा की संस्थाओं पर धन व्यय करना मूर्खता है और इसको बंद कर दिया जाए। इनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की सृष्टि की जाए। अंग्रेजी भाषा का यशगान और समर्थन करते हुए मैकाले ने कहा, अंग्रेजी पश्चिम की भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता है वह उस विशाल ज्ञान भंडार को सुगमता से प्राप्त कर लेता है जिसके विश्व की सबसे बुद्धिमान जातियों ने रचना की है। पहले तो मैकाले का विवरण पत्र हमने पढ़ लिया, उसमें उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया था। वह चाहते थे कि जो उच्च वर्ग हों उन तक पहले हम थोड़ी शिक्षा दें और उनसे ही छन छन कर जनसाधारण तक हमारी जो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा है वो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो बुद्धिमान और एक अच्छे नागरिक, भले ही भारतीय हों रंग रूप में, पर एक विद्वान के रूप में बन सकें। अब बेंटिंक द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले के विवरण पत्र में व्यक्त किए गए सभी विचारों का अनुमोदन किया। फिर 7 मार्च सन 1835 को एक विज्ञप्ति द्वारा उसने सरकार की शिक्षा नीतियों को इन शब्दों में घोषित किया, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। मतलब अब उन्होंने क्या कहा कि ओवरऑल जो भी सरकार का है, अगर वो हम उसे अंग्रेजी की शिक्षा के लिए लगाएं तो वो हमारा यूज़फुल होगा, प्रयोगी होगा। इस विज्ञप्ति ने कंपनी की शिक्षा नीति में अचानक परिवर्तन करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। T.N. सिक्चेरा के शब्दों में, इस विज्ञप्ति ने भारत की शिक्षा के इतिहास को नया मोड़ दिया। यह उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा को देना चाहती थी, निश्चित नीति के प्रथम सरकारी घोषणा थी। अब जो बेंटिंक था उनका सिर्फ यही वो था कि सरकार जो भी ओवरऑल अपना व्यय करे वो अंग्रेजी शिक्षा पर करे। मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ मैकाले। मैकाले के प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें का विवरण निम्न प्रकार है। प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा निरर्थक, पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा महत्वपूर्ण, अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है, भारत की देशी भाषाएं। अब हम पढ़ते हैं मैकाले के विवरण पत्र का तत्कालिक भारतीय शिक्षा पर प्रभाव।
कि मैकाले के विवरण पत्र से भारतीय शिक्षा, जो अब की भारतीय शिक्षा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। मैकाले के विवरण पत्र का तत्कालीन भारतीय शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में तर्कपूर्ण निर्णय, जो लॉजिकल डिसीजन था इन ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी में। यद्यपि मैकाले ने पाश्चात्यवादियों का समर्थन पक्षपातपूर्ण ढंग से किया था, तथापि कम से कम इन विवाद का हल तो हुआ। उसने किसी भी पक्ष को अपना वो नहीं माना था कि वो इस पक्ष में हो या उस पक्ष में हो। उसने एक बिना पक्षपात के, बिना किसी पक्ष को महत्वपूर्णता देते हुए अपने ही विचारों को व्यक्त किया, जिससे ये विवाद हल हो गया। पाश्चात्य भाषा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान की वकालत। ज्ञान अपने में प्रकाश है, अमृत है, वह कहीं से भी प्राप्त हो उसे लेना चाहिए। मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता स्पष्ट की। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत। समकालीन भारत में जो शिक्षा चल रही थी वह रूढ़िवादी थी, प्राचीन साहित्य प्रधान थी। मैकाले ने उसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान प्रधान बनाने पर बल दिया। जो शिक्षा चल रही थी समकालीन भारत में, वो सिर्फ रूढ़िवादी थी, साहित्य की प्रधान थी, सिर्फ साहित्य ही सिखाया जाता था। पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान जो है वो विज्ञान का प्रधान बनने पर बल दिया गया, विज्ञान को महत्वपूर्णता दी गई। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति। मैकाले के समय हिंदू पाठशालाओं में हिंदू धर्म, मुस्लिम मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म और ईसाई मिशनरी के स्कूल में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा ना दिए जाने की सिफारिश की। मैकाले ने कहा कि ज़रूरी नहीं है, अगर ईसाई धर्म है तो ईसाई शिक्षा दी जानी चाहिए, ईसाई की मिशनरियों के स्कूल हैं तो ईसाई धर्म दिया जाना चाहिए, हिंदू पाठशाला है तो हिंदू धर्म दिया जाना चाहिए, मुस्लिम मकताब या मदरसे हैं तो वहाँ पे इस्लाम धर्म ही पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की, जो कि अब की जो तत्कालिक भारतीय शिक्षा है उस पर ये प्रभावी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना विलियम एडम की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। विलियम एडम्स की रिपोर्ट क्या थी। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक एक कुशल प्रशासक था। 1834 में लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आया। जो मैकाले था उन्हें बेंटिक ने ही बुलाया था। उस समय बेंटिक ने उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया और 1813 की आज्ञापत्र की धारा 43 का अर्थ स्पष्ट करने का कार्य सौंपा। इसके साथ ही उसने वेस्टमिंस्टर मिशनरी सर विलियम एडम को कंपनी के अधीन तत्कालीन बंगाल और बिहार प्रांत में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंप उससे यह अपेक्षा की वे कंपनी के अधीन भारतीय क्षेत्रों में भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था के विषय में अपने सुझाव प्रस्तुत करें। अब उधर ही उसने सर विलियम एडम को भी काम सौंप दिया कि जो भी बंगाल और बिहार के प्रांत हैं वहाँ पे शिक्षा की स्थिति क्या है, वहाँ सर्वे करें, वहाँ पर पता करें कि भारतीय शिक्षा की क्या व्यवस्था है और उसके बारे में सुझाव दें। तो भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में लॉर्ड मैकाले पाश्चात्यवादी था, पर सर विलियम एडम पाश्चात्यवादी था। जो मैकाले था वो पाश्चात्यवादी था और विलियम एडम जो थे वो पाश्चात्यवादी थे। विलियम एडम का एक समर्पित और उत्साही मिशनरी था। उसने लॉर्ड बेंटिक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद भी अपना सर्वेक्षण जारी रखा और अपनी रिपोर्ट लॉर्ड ऑकलैंड को 3 किश्तों में निम्न प्रकार प्रस्तुत की। ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ मैकाले के टाइम तक या उन्होंने जब तक बोला सिर्फ तभी तक ही अपना सब चीज़ें जारी रखी, सर्वेक्षण या शिक्षा की भारतीय शिक्षा पर अपना जो भी वर्क था वो सिर्फ जभी तक रखा, बट उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक उस पर काम करते रहे और उस पर अपना सर्वेक्षण जारी रखा। अब जो उन्होंने 3 रिपोर्टें दी थी उसमें से पहली रिपोर्ट ये थी कि एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट जुलाई 1835 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने संपूर्ण बंगाल प्रांत के स्कूल संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए। जो बंगाल प्रांत था उसके स्कूल के जितने भी आंकड़े थे, जो भी सर्वेक्षण था वो प्रस्तुत किया। बंगाल में भारतीयों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय,
धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों से अधिक संख्या में थे। जो भारतीयों द्वारा विद्यालय चलाए जा रहे थे वो कम, और जो धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे थे वो अधिक थे। यदि एक विद्यालय पर 1 रुपया प्रतिमाह खर्च आता है तो 12 लाख रुपए सालाना से भी कम खर्च आता है। बंगाल एवं बिहार की जनसंख्या से इस प्रकार 400 व्यक्तियों पर एक विद्यालय था। द्वितीय रिपोर्ट में एडम की दूसरी रिपोर्ट राजस्थान जिला नटोरथला में कुछ चुने हुए सर्वेक्षण कार्य पर आधारित थी। उस समय थला की जनसंख्या 1,95,296 थी, जिससे 1,29,640 मुस्लिम, 65,650 हिंदू थे। गांवों की संख्या 455 थी। इनमें कुल 27 प्राइमरी स्कूल थे, जिनमें 262 विद्यार्थी। ये सब कुछ ओवरऑल जो भी था उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए वहाँ पर। तीसरी रिपोर्ट में एडम ने तीसरी रिपोर्ट में फरवरी 1838 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उसने मुर्शिदाबाद, बर्धमान, बीरभूम, तिरहट और दक्षिण बिहार क्षेत्रों के सर्वेक्षण आंकड़े प्रस्तुत किए, जिनकी स्थिति उपयुक्त नहीं थी। स्कूलों की स्थिति जो थी वो उपयुक्त नहीं थी। स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की व्यवस्था भी धनी वर्ग के कुछ लोग स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार कर रहे थे, अतः वह अनियमित व अनिश्चित थी। अब जो एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना थी, एडम ने प्राच्यवादी विचारधारा होने के कारण संस्कृत और बंगाल भाषाओं का अध्ययन किया। उसने अपनी रिपोर्ट स्पष्ट रूप में लिखा है कि भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही आवश्यकता, और इसकी व्यवस्था यहाँ से भाषाओं से ही की जा सकती है। एडम द्वारा प्रस्तावित जन शिक्षा योजना निम्न प्रकार थी। पहला, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ से की जानी चाहिए। दूसरा, ग्रामीण स्कूलों को कृषि योग्य भूमि दी जाए। इससे 2 लाभ होंगे। प्रथम, बच्चों को कृषि की शिक्षा दी जा सकेगी। द्वितीय, स्कूलों का कुछ व्यय भी निकलेगा। तीसरा, निस्संदेह सिद्धांत जन शिक्षा विरोधी हैं, अतः इसे लागू ना किया जाए। भारत में चल रहे देशी स्कूल जैसे पाठशाले, मकतब, मदरसे आदि राष्ट्रीय शिक्षा की रीढ़ है। इनकी उन्नति करके जन शिक्षा की व्यवस्था संभव है और राष्ट्रीय शिक्षा योजना को सफल बनाया जा सकता है। 5वां, भारत में जन शिक्षा के विकास हेतु यह आवश्यक है कि भारतीय आधार की हो। उसमें भारतीय भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान का अध्ययन उपयुक्त प्रकार से किया जा सके। भारतीय स्कूलों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया जाए। छात्रों की परीक्षा अपने निर्धारित समय पर संपन्न कराई जाए। इससे वर्तमान अनिश्चितता का निवारण होगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल की व्यवस्था की जाए। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। उनके लिए प्रतिवर्ष 3-3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला करके 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया जाए। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाए और उनकी स्थिति सुधार लाया जाए। विद्यालय शिक्षकों निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। इस योजना के कार्य प्रणीत करने के लिए प्रारंभ से ही कुछ जिलों प्रारंभ किया जाए, कालांतर में समस्त जिलों में चलाया जाए। अब हम आ जाते हैं कि एडम्स की जो अस्वीकृति थी, जो उसकी रिपोर्ट नहीं स्वीकार की गई थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड मैकाले के विवरण पत्र शिक्षा नीति 1835 और एडम की तीनों रिपोर्टों का बारीकी से अध्ययन कर उन पर विचार विमर्श कर इन निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस समय समिति साधनों से देश की जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। एडम द्वारा प्रस्तुत योजना को अस्वीकृत कर दिया और निस्संदेह सिद्धांत का लागू करने का निर्णय लिया।